हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज ये डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर बेस्ट विशर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज ये। फ्रेंड्स, टुडे टिप नंबर 3। आज मैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ फ्रेंड्स, जिसका नाम है हाउ टू टेस्ट योर सेल्फ, मीन्स हाउ टू गिव मॉक टेस्ट टू योर सेल्फ। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कई बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर अभी हो तो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कई लोगों ने बोला है कि मॉक टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लो या मॉक टेस्ट दो तो तुम कॉन्फिडेंस आएंगे। तो काफ़ी बिजनेस में मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो मॉक टेस्ट करवाते हैं। हाँ, इनका एक नया बिजनेस है मॉक टेस्ट कराना। अच्छी बात है, मैं बोलूँगा जिनको कराना है, करना चाहें वो कर भी सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट मैं बात करना चाह रहा हूँ ऐसे मॉक टेस्ट की जो हम सेल्फ दे सकते हैं। और उस मॉक टेस्ट का मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूं यहां पर, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिकली चेक करवाने वाला हूं आपसे कि कैसे सेल्फ मॉक टेस्ट दिया जाए, कैसे सिस्टम बनाया जाए कि हम खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं हम कितने पानी में। फ्रेंड्स, उसके लिए मैं मतलब किसी ने मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, उस मॉक टेस्ट को आपको लाइव सेल्फ रियलाइजेशन करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है। जैसे सबसे पहले तो मॉक टेस्ट के लिए सोर्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि मॉक टेस्ट का सोर्स होता है आईसीएआई का मटेरियल, यानी जो आईसीएआई ने दिया है उससे बाहर मत जाइए, उतना लिमिटेड रखिए। अब आईसीआई के मटेरियल कितना सारा अवेलेबल है, तो आईसीआई का मटेरियल भी बहुत सारा अवेलेबल है, उसको प्रॉपर निकालो तो सही। जैसे कि आईसीआई की मॉक टेस्ट जो खुद निकालती है, आईसीआई तो खुद निकालती है, इसके अलावा WIRCN के हर एक रीजन अपना खुद का मॉक टेस्ट निकालती है, आप उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो हैं उनको आप मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए, चाहे वो FR हो, मीन CA फाइनल हो, चाहे वो CA इंटर हो। मैं दोनों के लिए बोलना चाहता हूं ये सिस्टम। तो आप कैसा, ये जो सिस्टम मैं बताना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसा डेवलप करो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रह पाना पड़े। हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपने आप को मैनेज करेंगे। एंड फ्रेंड्स, सीए उसी का नाम है। सीए इसलिए कभी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई सीए अनएम्प्लॉयड है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन सपोज ₹1,00,000 महीने की है या ₹5,00,000 महीने की है, लेकिन उसको मिल रहा है 50,000 महीने का या ₹1,00,000 महीने का जॉब, लेकिन कभी सीए अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे और सेल्फ अपने आप को टेस्ट करेंगे। ये सिस्टम मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हाउ टू गिव टेस्ट योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ कि आप कितने पानी में हो, और आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, याद रखो। तो आप अगर खुद को चेक करोगे तो एकदम खरा निखरेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसको सिस्टम को बनाने में, लेकिन ये जो आउटपुट निकलेगा उससे खरा आउटपुट कुछ हो ही नहीं सकता है, बराबर। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग अपनी गलतियां जब अपने आप को बताएंगे तो ही तो हम उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो आईसीआई ने मटेरियल दिया है उसी को हम यूज करने वाले हैं, चाहे वो आईसीआई के मॉक टेस्ट हो, चाहे आईसीआई के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, चाहे आईसीआई का आरटीपी हो। आरटीपी इज ऑल्सो द बेस्ट वे फॉर टेस्ट योर सेल्फ। आरटीपी 2 पेपर के बराबर होता है। तो आप प्रॉपर 3 आवर्स का बैठ के टेस्ट लिखिए और उसके ऊपर कैसे उसको सेल्फ चेक करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बराबर। तो फ्रेंड्स, हम एक लाइव एग्जांपल अभी लेने वाले हैं, ठीक है। ये सीए इंटर का अकाउंट्स 1 का मॉक टेस्ट है, जो कि स्टूडेंट ने वो 24 आवर्स में रिवीजन कैसे करना है वो टेक्निक यूज करके 24 आवर्स के अंदर पूरा रिवीजन किया और फिर मॉक टेस्ट लिखा है। ओके, सो ऑल्सो टेक द एक्सपीरियंस ऑफ दैट स्टूडेंट की उसका क्या व्यू है, 24 आवर्स में रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, उसने क्या क्या डिफिकल्टी फेस की, और उसके पेपर को हम लाइव वैल्यू करेंगे कि कैसे हमको मॉक टेस्ट सेल्फ टेस्ट करना है, ठीक है। सो मैं उसका पेपर जो है वो स्क्रीन पे लाता हूं और उससे ही हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका। 24 आवर्स के अंदर रिवीजन का टिप्स जो नंबर 1 थी हमने शेयर की थी, वो उसने बराबर यूटिलाइजेशन कैसे की और क्या क्या उसको डिफिकल्टी आई,
उसके साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन बुक, जिसका जो सजेस्टेड आंसर है वो लेके आता हूँ मैं, जो बच्चे ने दिया है। और वो टेस्ट कौन सा दिया है? मई 2020 का मॉक टेस्ट दिया है उन्होंने। ठीक है, तो मई 2020 का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, सॉल्यूशन एंड उसने जो सॉल्यूशन किया है वो तीनों मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, राइट। क्योंकि वो तीनों के बेस पे ही टेस्ट चेक होगा। मतलब चेक कैसे करना है, तो आपके पास उसका सजेस्टेड आंसर अवेलेबल रहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट कैसा है, इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट हैं वो बेस्ट हैं, इंस्टीट्यूट के जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर हैं वो भी बेस्ट है, तो उनके जो सजेस्टेड आंसर हैं वो भी इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल होते हैं। हमको अब उन सजेस्टेड आंसर के साथ में अपने आंसर को इवेल्युएट करना है कि हमको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको एक्चुअल टेक्निक बताने वाला हूं, जो कि हमने टिप नंबर 3 रखा है। बराबर। मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि आपका 24 आवर्स का जो रिवीजन टिप अपने डिस्कस की थी, वो आपने 24 आवर्स के अंदर रिवीजन हुआ कि नहीं, पहले वो डिस्कस करिए। मेरा 12 आवर्स में हुआ। 12 आवर्स में पूरा रिवीजन हो गया? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। मैंने आपने 24 आवर्स दिया ना, कल 2 बजे टेस्ट रखते ना, मैं रेडी हो जाती। आपने आज 2 बजे का रखा था ना, मैंने कल 3 बजे या 4 बजे चालू किया पढ़ना। वेरी गुड। मतलब जो 12 आवर्स की टेक्निक थी, वो 24 आवर्स की तो 12 आवर्स की टेक्निक जो थी, आपने वो 12 घंटे में खत्म कर दिया। हाँ, कल के दिन खाली 3 चैप्टर किए, आज सुबह से उठ के बाकी के सब चैप्टर्स और रीएस किए। वेरी गुड, वेरी गुड। मींस जो टेक्निक आपने बराबर से बोली गई थी कि आपको पहले आंखें बंद करके रीड करना, आंखें बंद करके सोचना है, बुक ओपन करके, वो सब अप्लाई किया पूरा? हाँ, वो सब अप्लाई किया। बट सॉल्विंग में मैंने कैसे, अभी फेयर बुक में 6 सम थे सिंगल एंट्री के, तो मैंने खाली 2 ही सम या 1 सम सॉल्व किया। बिल्कुल बराबर, हमको 2 ही सम 1 सम ही करने थे, सारे सम नहीं करने थे, वही हमने बात की थी। बराबर। चलिए, अब ये जो टेस्ट आपने दिया आफ्टर 24 आवर्स रिवीजन टेक्निक यूज करके, राइट, इस टेस्ट के बारे में आप बताइए, आपका टेस्ट कैसा रहा, कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया? ये जो टेस्ट जो कि मई 2020 का टेस्ट, मॉक टेस्ट है, ये जो आपने दिया है, तो कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा आपका? 100 में से 100 का अटेम्प्ट कर दिया। 100 आउट ऑफ 100 अटेंड कर दिया। मतलब 24 आवर्स में रिवीजन करके मॉक टेस्ट भी लिख डाला, जो कि 100 के 100 मार्क्स अटेंड कर दिया, और एग्जाम भी पक्का ही है। गुड। अभी कैसा है, ये जो मॉक टेस्ट आपने लिखा है, हाँ, इस मॉक टेस्ट का हमको सेल्फ रिवैल्यूएशन करना है। आप बोल सकते हो सेल्फ वैल्यूएशन करना है। जो सेल्फ वैल्यूएशन ऐसा होगा कि आपने जो लिखा हुआ है उसी को आप ही खुद चेक करोगे, लेकिन मैं एक रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट, पेज 2 पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 2 है, इसका बैलेंस शीट भी मांगा था उसने, बैलेंस शीट और सब मांगा था, राइट, नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अपना मई 2019 के क्वेश्चन पेपर का, राइट। तो इसका आंसर आपको पहले चेक करना है कि इसका आंसर जो है वो मैच हुआ कि नहीं। आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, आपने वर्किंग नोट भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है एज पर शेड्यूल 3, बराबर, और इस फॉर्मेट के अंदर सब आपने नोट टू अकाउंट भी खूब बनाए हैं, फिर नोट टू अकाउंट के सारे बनाए हैं, बराबर, नोट टू अकाउंट लाइन से सारे बनाए हैं। अब आपको खाली आंसर चेक करना है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है आईसीआई के लिए, राइट, सारे नोट टू अकाउंट भी आपने बनाए हुए हैं। अब खाली आपको इसका एक आंसर चेक और करना है कि जो आंसर आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं, राइट। तो मैं आंसर ज़रा स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ICI.org वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें बोर्ड ऑफ स्टडी के अंदर इंटरमीडिएट कोर्स अकाउंट, और अकाउंट के अंदर मॉक टेस्ट, हाँ मैं आंसर निकाल रहा हूँ, ओके। तो मॉक टेस्ट मैंने आंसर निकाल दिया। मॉक टेस्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, बैलेंस शीट का टोटल आया है 1,76,09,000। कितना आंसर आया तुम्हारा? वाओ, मींस जो आंसर सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है दैट इज 1,76,09,000,
वही आंसर आपका टैली हो गया, बराबर। सो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किया विथ नोट टू अकाउंट सॉल्व किया, हाँ, और सारा का सारा सॉल्व करके फिर आपको पता चला कि आंसर भी आपका 100% राइट है, तो इसका मतलब यू आर 100% एलिजिबल फॉर दिस क्वेश्चन, 100% मार्क्स। माने ये कितने मार्क्स का है? अगर ये क्वेश्चन अपन देखें तो 20 मार्क्स का है, तो 20 में से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए नोट टू अकाउंट इन्होंने बनाए हुए हैं। सो ये इनडायरेक्टली ऐसा है कि जैसा आईसीआई को चाहिए वैसा आपने उसको बना के दे दिया, और वही हमारा पर्पज होता है कि जैसा आईसीआई चाहिए वैसा दे देंगे तो आईसीआई खुल के मार्क्स देगा। इसलिए जो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई 80+ कैसे आएगा, मैं बोलता हूँ हमेशा 80+ मार्क्स आएगा, वो समझ जाइए कि 80+ ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो आईसीआई को चाहिए वही दिया है ना हमने, तो बराबर। सो नोट टू अकाउंट बनाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर प्राउड, हाँ यस, प्रसाद एंड कंपनी। इसका प्रॉफिट कितना आया है? 1300, बराबर। इसका प्रॉफिट यहाँ पर, इसका नेट लॉस आया बेटा 150 का, हाँ, और ग्रॉस प्रॉफिट 17,300 तुम्हारा है ना, इनका है ग्रॉस प्रॉफिट 15,850 का। ये आपकी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ? टोटल सेल्स जो दिया है ना 72,000, वो सेल रिटर्न के बाद में है कि पहले है? क्या चीज बेटा? टोटल सेल्स 72,000 सेल रिटर्न से पहले है। सर ऐसे कैसे अज्यूम किया? सेल्स बोला है तो नेट सेल्स अज्यूम करो ना। मैंने उसको नेट सेल्स अज्यूम करके आंसर किया, और आपका बैलेंस शीट का टोटल देखना 55,000 है। अच्छा एक मिनट, जरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है टोटल सेल्स बोले बस। टोटल सेल तो मतलब टोटल सेल ही होता है बेटा, नेट सेल थोड़ी होता है। कैश एंड क्रेडिट टोटल सेल क्लियर लिखा हुआ है, ये देखिए टोटल सेल क्लियर लिखा हुआ है। तो ये टोटल सेल का मतलब नेट सेल थोड़ी होता है, आप उसको नेट सेल नहीं मान सकते हो। मेरा भी अगर मैं अभी करेक्शन करने जाऊं तो मेरा भी लॉस आएगा फिर तो। अच्छा मतलब अगर आप उसको नेट सेल ना मानो, आपने उसको नेट सेल मान लिया है, उस वजह से आपका आंसर गड़बड़ हो गया है, राइट? हाँ बस। कोई बात नहीं है, ये आपको एक सीख मिली है। जैसे अभी यहाँ टोटल सेल लिखा हुआ है, और कभी भी नीचे नोट डाल दूं कि आई हैव अज्यूम टोटल सेल्स इज नेट सेल्स। नहीं, देखो क्या होता है, जब जो आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर दिए हैं या आईसीआई ने जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में अगर कुछ रीजनेबल आपको लगता है कि ये ऐसा हो भी सकता है, तो उसका जमसन माना जा सकता है। बट यहाँ तो इसने टोटल भी लिख दिया है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको नेट सेल मान लो। क्योंकि कभी भी याद रखो बेटा, टोटल सेल मतलब सेल गिवन, अब रिटर्न है तो ऑब्वियस माइनस करना पड़ेगा, ये तो हमेशा करना है। तो मतलब ये अलग से दिखाना, हम लोग को सेल रिटर्न अलग दिखाओ, टोटल सेल बोले तो खाली कैश और क्रेडिट को ही अज्यूम करना। यस, ये टोटल सेल है, कैश एंड क्रेडिट दोनों मिला के, बराबर। तो चलो अब अगर इसको आप चेंज कर देते हो, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई अभी, तो चेंज करके मेरे को फटाफट बताइए कि अगर इस टोटल सेल को आप टोटल सेल मानते हो, रिटर्न जो है वो माइनस कर देते हो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है और नेट प्रॉफिट कितना आता है? कैलकुलेट करके मेरे को बताइए फटाफट। एक सेकंड ना सर, मैं कैलसी लेके सर अभी करेक्ट। कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया 15,850। परफेक्ट, माने आपने जैसे ही वो सेल को ठीक किया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 15,850 हो गया, बराबर। हाँ ओके, एंड नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 15,850 प्लस 700 16,550 4,000। सर 150 क्रेडिट साइड पे आएगा, मींस नेट लॉस आया 150 का, लॉस। राइट? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो आपका आंसर सब मैच हो गया। फिर बैलेंस शीट का टोटल कितना है बेटा? 55,000। बैलेंस शीट का टोटल 55,000। एक्सीलेंट, बैलेंस शीट का टोटल तो पहले से ही करेक्ट था। मेरा खाली हाँ, ये जो आपने सेल रिटर्न जो है वो अलग से मान लिया, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। बट एनीवे, जब ऐसा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है तो आपको स्टेप बाय मार्क्स मिलते हैं, राइट? आपने सारे लेजर बनाए होंगे जो हमने स्टेप लिखी थी, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तीनों अब जर्नल लेजर सब है, सब लेजर बनाए आपने, राइट? सो इसका मतलब आपको जो वर्किंग नोट है उन सबके मार्क्स मिलेंगे। खाली नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का रॉन्ग हुआ है, उस वजह से ये कितने मार्क्स का था? 16 मार्क्स का था ना? हाँ 16, ये 16 मार्क्स में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लिए 10 से 12 मार्क्स, जब ये मिस्टेक हो गई इसकी वजह से। क्योंकि ये मिस्टेक की वजह से आपका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों चेंज हो गया, इसलिए मार्क्स तो कटेंगे।
लेकिन 10 से 12 मार्क्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो वो याद रख सकते हो। ये आपको एक मॉक टेस्ट से सीखने को मिल गया, बराबर। नहीं, मैं वापस करके वापस फोटो भेजी मेरे को, मुझे ओके, यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B। 3B। ये 3B कौन सा था? ये आपने वर्किंग नोट बहुत अच्छे बनाए हैं बेटा, सारे के सारे, क्योंकि ये वर्किंग नोट इतना आप बना के दोगे तो एग्जामिनर 6 मार्क्स काटने का सोच रहा है, वो भी कम काटेगा। बोलेगा चलो उतना भी नहीं काटता हूँ, इतने सारे वर्किंग नोट बना के। मैं कैशर बैंक वगैरह सब डाली हो, खाली यही क्रेडिट सेल स्टेटस में और द रॉन्ग वन, बस। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3B आपका क्या पूछा है उसने? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच का। अच्छा, उसमें क्या पता लगाना है? ये क्वेश्चन में तो खाली इतना ही बोला, ओपनिंग और क्लोजिंग का रिजर्व बताओ। ओके, सो लेट्स सी ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग का रिजर्व कितना आ रहा है। ओपनिंग का 45,000, क्लोजिंग का 59,348। इसमें मांगा है ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालाइज प्रॉफिट। ओपनिंग का कितना? 45,000 और क्लोजिंग का 30,000, ऐसा है इनका। ओपनिंग 45 है मेरा, क्लोजिंग 30 कैसे? क्लोजिंग 30, 2,30,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया इनका, उसका कैलकुलेशन दिखाया उन्होंने। 2,30,000 क्लोजिंग स्टॉक है। 30 कैसे आया? ये आप ही बताओ, आपने कैसे निकाला? जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 140 का। ओपनिंग स्टॉक 345, ओपनिंग गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ जी, गुड्स एंड टू ब्रांच 16,10,000, बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख का दिया है क्या? इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया है इसमें से, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ, आपने ये सब इनवॉइस प्राइस पे लिया था। हाँ, आईपी पे ही तो है। ओपनिंग स्टॉक आईपी गुड्स एंड टू ब्रांच वो 16,10,000, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, सेल्स 21। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हो इसमें से तो 6 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, राइट? हाँ, और 21। एक मिनट, अगर अपन इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड, हाँ, इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनवॉइस प्राइस पे अगर अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो शायद हो सकता है इनका आंसर आ जाए, क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया। वो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? सेल्स दिया हुआ है और इन्होंने बोला है सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%, बराबर। तो आपने क्या किया, वो इनवॉइस प्राइस के बजाय उसको आप कॉस्ट पे लेके आ गए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपने 40% निकाल दिया सेल के ऊपर, जबकि ये सारे इनवॉइस प्राइस पे हैं। तो आप इनवॉइस प्राइस कॉमन रखोगे तब जाके क्लोजिंग स्टॉक बराबर आएगा। तो सेल को आपको इनवॉइस प्राइस पे लेके आना है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख कॉस्ट के ऊपर हिसाब से निकाल दिया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। यानी आप क्या करो, सेल अमाउंट लो और सेल अमाउंट को इनटू 115 करो एंड डिवाइड बाय 140 करो। ऐसा तो कभी नहीं किया। ये क्या है? ये 115 ये जो कैलकुलेशन है ना, हाँ, वो कैलकुलेशन में आपने ओपनिंग स्टॉक बराबर लिया, गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो भी बराबर लिया, बट जो गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालना है? ब्रांच का निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट की एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है? अगर आपको ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट 115 और 140 इसके डिफरेंस होगा, और अगर आपको एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 100 और 140 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आपने 100 और 140 के डिफरेंस के बराबर लेके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। हम अभी ब्रांच के यहाँ पर हैं, एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। आपने 40% सेल के ऊपर ये प्रूव करके दे दिया कि कॉस्ट 100 का है, सेल 140 में हुआ है, तो उसके लिए 40 प्रॉफिट हो गया। जबकि आपको दिखाना क्या चाहिए कि हमारे लिए कॉस्ट 115 की है और बेचा 140 में है, तो प्रॉफिट हमारे लिए 40 का नहीं है बल्कि 25 का है। समझे? आ गया इसका स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर 30,000, राइट? क्योंकि हमने क्या कर दिया था, उस अमाउंट को इनवॉइस पे ही सब इक्विवेलेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये भी कॉमन मिस्टेक होती है। हाँ, आज आप जब जिस बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, स्पेशली सी इंटर वाले बच्चे, हाँ, कि जब अपन कोई कॉमन बेस पे वैल्यू कर रहे हैं, हमको पता है सब इनवॉइस प्राइस पे लिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही होना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 25 का है खाली, 115 और 140 का डिफरेंस। अब ऐसे केस में आपका ओपनिंग स्टॉक का बराबर था, क्लोजिंग स्टॉक का रॉन्ग था, तो इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो इसमें आपको ये 4 मार्क्स का था ना, कितने मार्क्स का था ये? 4 मार्क्स। तो यू विल गेट
2 मार्क्स। ओपनिंग स्टॉक का बराबर था इसके लिए, और क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में आपने लास्ट में रॉन्ग कर दिया तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको। तो आप चाहिए तो मार्क्स भी देते जाइए साथ में, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें 2 मिला, फर्स्ट वाले में 20 मिला, उसके बाद वाले में 12 मिला। लेट्स सी नेक्स्ट 4, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट मैंने किया है 4A। क्वेश्चन 4A। बराबर। 4A में क्या है? इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, राइट? हाँ, तो उसके हिसाब से 4A का सजेस्टेड आंसर देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर 32,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, और बैलेंस बचा है 30,000 का और 4,02,000 का, ऐसा बैलेंस कैरी डाउन बचा है। 32 का प्रॉफिट आया है सेल ऑफ सेल ऑन, यस, सेल का प्रॉफिट आपका 32 का बराबर है, जो सेल हुआ है ना उस पर प्रॉफिट 30 का बराबर है, और बैलेंस कैरी डाउन भी बराबर है 4,02,000। मतलब ये पूरा आंसर राइट है, ऐसा बोल रहे हो? यस, 100% आंसर राइट, एक्सीलेंट। इन्होंने इंटरेस्ट का कॉलम नहीं बनाया है, इसलिए इनका इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से नहीं आया है। इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी डिविडेंड है, आएगा इसमें, इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ, डिविडेंड जो भी है, इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो उन्होंने कॉलम नहीं बनाया है, ये आपका बट पूरा डिविडेंड पे राइट किया है। है। और आपने वर्किंग नोट भी बना के दिखाए हैं, वेरी नाइस। देन यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ इन दिस क्वेश्चन, ओके। सो इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट 4B, ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट, ये किसका है? ये स्टॉक का है, स्टॉक स्टॉक निकाल। ओके। सो इसमें फाइनली क्लेम ऑफ स्टॉक कितना आया है आपका? क्लेम ऑफ सब्जेक्ट एवरेज क्लॉज, तो मैं पास हो गई इधर ही 44 आ गया। पास नहीं 80 प्लस लाना है बेटा, पास से क्या होगा? 80 प्लस, और वो आपकी गारंटी है, आपको मिलेंगे ही। सब्जेक्ट तो मेरे 10 मार्क आपने उधर चोरी कर लिए वो सेल्स में, ऐसे तो नहीं करेगा। कोई नहीं कोई नहीं। नाउ ये जो आया एवरेज क्लॉज, क्लॉज 9,60,000 आया, कितना आया क्लेम अमाउंट? क्लेम बोल रहे हो ना? हाँ जी, क्लेम अमाउंट क्लेम 9,60,000। 9,60,000, औसम, वाह। प्लस 9,60,000 डिट्टो सेम जैसा सजेस्टेड में दिया हुआ है, 9,60,000 आपका आंसर आया। मतलब इसमें भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे मिलेंगे अगर आपने वर्किंग नोट भी अच्छे से बनाए हैं और कैलकुलेशन भी बराबर किया है। हाँ, मैंने सब अपने स्टेप्स दिखाए जो आपने सिखाए वो। वेरी गुड, वही करना है बेटा, सब स्टेप से ही करना है, क्योंकि जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बराबर। तो स्टेप्स एज इट इज अप्लाई करते जाइए। यस। देन कहाँ आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5A। हाँ, 5 का A। 5 का ए, ओके, 5 का ए, इसमें भी पूरे हो गए आपके। 5A में हैं, 5A में क्या मांगा था? कैश फ्लो। कैश फ्लो, वेरी गुड। तो टैली हो गया। हाँ, ऑपरेटिंग का कितना आया? सॉरी, A का टोटल 1830। 1830, ओके, एक बार मैं इसको भी देख लेता हूँ। 1830, परफेक्ट। एंड B का नेगेटिव 588 और C का 588, और सी का 480 भी नेगेटिव। 480 नेगेटिव, एक्सीलेंट। एंड ओपनिंग बैलेंस ऐड किया आपने 210, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ऑटोमेटिक 972, आंसर आ गया। 8 मार्क्स इधर में ये भी है। पूरे में से पूरे मार्क्स, बराबर। क्योंकि हम क्या है, देखो, ये जो सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं ना, इसका पर्पज यही है कि सजेस्टेड आंसर टैली हो गया तो उसके अलावा हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। बस स्टेप्स याद रखो, जो स्टेप करवाए हैं उनको पूरा याद रखो। जैसे अभी कैश फ्लो का स्टेप आपको करवाया, या सिंगल एंट्री का आपको स्टेप करवाया, या जो भी सम हमने किए, सबकी फिक्स स्टेप्स हैं, उस तरीके से जाना है तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, राइट? यस सर। ओके, चलो कैश फ्लो भी हो गया। देन 5B में क्या है? 5B में हम लोग को निकालना है प्रेफरेंस शेयर्स की जनरल एंट्री पास करनी है। अच्छा, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर की, हाँ, बराबर। तो इसमें सीआरआर कितना बनाया आपने? 75,000। 75,000 देख लेते हैं। मैंने सीआरआर ये है, इसमें क्रिएशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है? यस, 75,000 का सीआरआर क्रिएट किया है इसने भी, और बाकी 25 का भी बराबर है। और बैलेंस शीट भी मांगा है एक्सट्रैक्ट उसने। हाँ, शेयर कैपिटल 2,25,000, Very good. रिजर्व सरप्लस 1 लाख, बैंक Excellent. 13,000। एक्सीलेंट। Last इसमें भी one. पूरे में से पूरे मार्क्स, वेरी 74 गुड। मार्क्स आए अभी तक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 6 नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन है। अच्छा, एक ऑप्शन में भी छोड़ना है, वेरी गुड। तो अभी मैं कौन सा 6 किया आपने? करती ना तो अच्छा था वो शेयर्स के। अरे अच्छा, 6 और ज्यादा अच्छा था, बट कोई बात नहीं, इससे प्रूफ होता है कि आपको 116 मार्क्स का पेपर आता था पूरा का पूरा। ये हाँ, अरे मैं टाइम बचेगा ना तो मैं करूंगी एक्स्ट्रा भी। नहीं नहीं, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी आपने अगर एक्स्ट्रा किए
तो अभी हाँ। एक्स्ट्रा के केस में आपको जो फर्स्ट होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं तो हाँ। उसमें जो बेस्ट है वो मिलता था। जैसे कुछ आपने ए भी सॉल्व किया और इसके दूसरा वाला भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसमें बेस्ट का आंसर मिलता था। तो फिर काम का ही नहीं अभी तो हाँ, solve इसके लिए हमको ऑप्शन नहीं, और आप कंटिन्यू लाइन से चलते आए और आपको आ रहा है तो लास्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपन को जो कंटिन्यू आंसर अपन कर रहे हैं और अगर किसी आंसर में डाउट हो जाए कि हम कहीं इसमें अटक गए हैं तो ही उसको छोड़ना है। बराबर। सो ये Yes. ऑप्शन जो 16 मार्क्स का या जो बोलो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, 20 के है ना आपके, तो आपको 120 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। ऑप्शन भी आता है और अब 120 का अटेम्प्ट करके पूरे भी लाए 120। एंड पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है आपके सामने, राइट। मतलब ये जो सिस्टम बना है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो उसको जब सिस्टमेटिक वे में कर दिया जाता है, जैसे 24 आवर्स से पहले ही आपका रिवीजन खत्म हो गया, और वो भी रिवीजन एक्चुअल खत्म हुआ है, ऐसा नहीं कि टाइम पास जैसा रिवीजन खत्म हुआ है, तो वो जो सिस्टम आपने बना दिया उसके बाद टेस्ट ये देने को आपको बोलते हैं बाकी कोई टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आईसीआई का टेस्ट है उससे बढ़िया टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। बराबर। ओके, चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एएस का है, एस ए वाला, एएस 1 वाला है, डिस्कुलर वाला। वेरी गुड। तो ये जो आपने लिखा है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सजेस्टेड आंसर में देख सकते हो कि फर्स्ट आंसर जो है क्या पूछा है उसने फर्स्ट केस में। ट्रू और फॉल्स पूछे। अच्छा, तो फर्स्ट क्या है? Certain fundamental accounting assumption underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually not specifically stated. Their acceptance, use are assumed. एक बार सारे आंसर बोल दीजिए वापस। फर्स्ट का आपने फॉल्स लिख दिया था, वो ट्रू है, एक रॉन्ग हो गया, राइट। हाँ, दूसरा 1 मार्क 5 मार्क का आंसर है, 1 मार्क ईच है। अच्छा, तो पहला ट्रू, दूसरा क्या किया आपने? फॉल्स लिखा है। फॉल्स। थर्ड? फॉल्स। ओके। फोर्थ? ट्रू। वेरी गुड। फिफ्थ? फॉल्स। परफेक्ट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स के साथ में थोड़ा बहुत आप रीजन भी लिख सकते हो। तो ऑन एवरेज आपका फॉल्स जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग हो गया, तो आप इसमें 4 मार्क्स के बजाय एक कंजर्वेटिव सिस्टम अप्लाई करके 3 मार्क्स अज्यूम करिए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब थ्योरी आती है तो थोड़े कंजर्वेटिव मार्क्स लेने हैं। थ्योरी के केस में क्या हो जाता है कि हम लोग कई बार ऐसा जो लैंग्वेज शायद हो सकता है आईसीआई को कुछ जरूरत पड़ जाए स्पेसिफिक, तो अपन एक कंजर्वेटिव रख के अपने आप को और कम मार्क्स ले रहे हैं। जैसे इसमें हमको 4 मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन फिर भी हम 3 ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है ना? हाँ जी, फर्स्ट वाला रॉन्ग है खाली, बाकी के सब राइट है। ओके। आंसर टू क्वेश्चन 1B। हाँ, 1B में क्या है? अमाउंट कैलकुलेशन है, क्या है? एनआरवी और कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यू करने वाला है। बराबर। तो इंडिविजुअल देखना है ना कि ओवरऑल देखना है, राइट। हाँ, तो आपने इंडिविजुअल देखा होगा, उसके हिसाब से वैल्यू किया होगा। इंडिविजुअली दिखा है मैंने भी। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना कितना वैल्यू आया? 1 का वैल्यू 5 पे करेंगे, 2 का वैल्यू 10 पे करेंगे, 3 का वैल्यू 12 पे करेंगे और बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। परफेक्ट। और फोर्थ सेकंड कौन सा केस है ये वाला? सेकंड वाला केस? सेकंड। अच्छा, सो उस केस में आपको कॉस्ट और एनआरवी बीच में लेस पे वैल्यू करना चाहिए ना, ट्रांसफर करना चाहिए ना। हाँ, बराबर। तो आपने किस पे किया है? मैंने ये बोला, इन्होंने पूछा कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ ₹15 लाख। हम लोगों को कमेंट करना है। If company wants to transfer, he can transfer at 12, but he can if he is transferring at 15, he can't. Company wants to transfer 1,000 equity shares of C Limited from current to long term investment at 15 lakhs. As a result, he is not allowed to do so, as it should be valued at 12 and not 15. परफेक्ट, एक्सीलेंट। इसमें आप 5 में से आपके लिए 4 मार्क्स ले सकते हो, आपका पूरा राइट है, बट फिर भी आप 4 मार्क्स ले रहे हो। क्यों? आप 4 दे भी कैसे रहे हो? मैं तो इसमें 2 भी ना दूं, मेरे को अभी कैसा है, ये कंजर्वेटिव सिस्टम आप लगाओ तो अच्छी बात है, बाकी आईसीआई का जो स्पेशली सी इंटर के लिए सिस्टम है वो बहुत ही ऐसा होता है, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं सजेशन के साथ पूरा मैच खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने बोला है वही उन्होंने बोला है कि 12 पे वैल्यू करना चाहिए व्हिचएवर इज लेस। सो उसके हिसाब से आंसर आपके राइट हैं। आप 5 में से 5 भी ले सकते हो, एग्जामर को भी 5 में से 5 देना चाहिए, बट फिर भी आप कंजर्वेटिव सिस्टम फॉलो करके 4 ले सकते हो। बराबर। हो गया है। फिर सी मैंने इसमें सी में तो टाइम कम था, तो इसके लिए मैंने फटफट थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके जनरल एंट्री पास की, फिर वापस एक्सप्लेनेशन दे दिया। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसका भी एक एवरेज मार्क्स ले लेंगे। और डी का?
डी का मेरा अच्छा गया। डी में इन लोग ने ना कॉस्ट दी है, सेटअप कॉस्ट दिया है, रेंट दिया है, रिमूवल ऑफ मशीनरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन्होंने बोला कि ये कॉस्ट इन लोग कैपिटलाइज करना चाहते, तो कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग रेडी टू यूज नहीं, रेडी टू यूज ताकि जो चीजें होगी वो कैपिटलाइज करेंगे। अभी ये सब ट्रांसपोर्ट इधर से उधर करे, वो सब पीएनएल में चार्ज होगा। परफेक्ट, क्योंकि हम अभी उस असेट्स को मूव कर रहे हैं, उसमें हंस की गलती क्या है? असेट्स तो रेडी टू यूज थी पहले से ही, बराबर। तो इसमें भी आप इसमें 5 में से 4 मार्क्स ले सकते हो, राइट? सो लिखा है मैंने, इसमें मैंने लिखा है बराबर है कि ग्रांट 9 लाख का पीएनएल में से भेजेंगे हम लोग रिफंड, और 21 लाख का डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना वो फोर्थ ईयर जो 2019-20 ईयर है उसमें 105 लाख पे हम लोग उस एसेट का वैल्यू पे उस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो 15 हो 15 लाख। वेरी गुड। तो उसका मतलब उसमें भी आप 4 मार्क्स ले सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें 3 ले लीजिए और इसमें 4 ले लीजिए। और मेरे को बताइए 80 क्रॉस हुए कि नहीं? सर 90 में खाली 2 काम बचे। इसमें मेरे को 100 आता अगर मैंने वो सेल्स का वैल्यू रॉन्ग नहीं किया होता तो बस आप समझ लीजिए अभी कि आपका वेटेज मार्क्स का 88 तक पहुंच गया। हम तो 80 प्लस बोलते थे, राइट? तो 80 प्लस मतलब 88 बल्कि 90 लाना। और अभी आप खुद बोलते हो कि सर अगर वो मेरा सेल का रॉन्ग नहीं होता, जो कि एकदम माइनर मिस्टेक है बेसिकली, क्योंकि वो टोटल सेल है और आपने उसको नेट सेल मान लिया। हाँ, वो कॉमन सेंस यूज नहीं किया। तो इट इज शोइंग कि इफ यू अप्लाई प्रॉपर मनोज का एफआर सिस्टम, तो ए 80 प्लस लाना पॉसिबल है और आपके सामने आ गए हैं। क्या बोले बेटा? 100 लाना पॉसिबल है। वेरी गुड। तो देखो, जो बच्चे पहले इससे डरते थे, आप बोलो कि जिसके ऐसा बोलते थे 80 प्लस कहाँ से ला पाते हैं, ऐसे बच्चे भी बोल रहे हैं कि 80 प्लस लाना पॉसिबल है और उनके आए हैं। और वो भी पहला मॉक टेस्ट, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर पहली बार रिवीजन करने का सिस्टम बताया था ना। तो पहली बार रिवीजन करके पहले वाले मॉक टेस्ट में जब 80 प्लस मार्क्स 88 मार्क्स हो गए, वो भी हमने काट काट के मार्क्स लिए। तो ये आपका सेल्फ टेस्ट का सिस्टम है, बराबर। यानी ये मॉक टेस्ट जो है वो यह है ना, ये मॉक टेस्ट इज नॉट अ सिंपल, इट्स बेसिकली आप जो मई 2020 के एग्जाम आने वाला होता है उससे पहले जो मॉक टेस्ट आता है ना, मई 20 का मॉक टेस्ट था, वो मॉक टेस्ट अपने आप में इतना डिफिकल्ट देते हैं इंस्टीट्यूट की, जिससे बच्चा एग्जाम में जाए, मेन एग्जाम है, तो उसको थोड़ा डर ना लगे, इतना डिफिकल्ट दे के आ गया। और वो अगर मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे बेस्ट मॉक टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, बराबर। मार्क्स आया आज आपके 90। वेरी गुड। बोलो। एक्चुअल आउटपुट जो आपने दिया मेरे को 24 आवर्स था, लेकिन मैंने एक्चुअली में उसमें इन्वेस्ट करी 12 घंटे किए, 12 घंटे तो ऐसे वेस्ट किए, उसमें भी मेरे को 90 आए। तो मैं 24 आवर्स करती तो पता नहीं क्या होता। ये तो 120 आउट ऑफ 100। और फर्स्ट मॉक टेस्ट था आपका, राइट? फर्स्ट मॉक टेस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने लाइव टेस्ट बच्चे ने दिया, वो इंटर का था। बट आप देखिए कि पहला मॉक टेस्ट 24 आवर्स का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दिया था, क्योंकि इसने पूरा सिस्टम मेरा फॉलो किया था, फेयर नोटबुक बनाई थी, बराबर से 80-20 कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, जो स्टेप बोली गई थी वो स्टेप पूरी अप्लाई की थी। तो आपके सामने रिजल्ट है फ्रेंड्स। पहला मॉक टेस्ट, वो भी मई 2020 का मॉक टेस्ट, आप खुद चेक कर सकते हो कितना स्पेशल टाइप का मॉक टेस्ट है, और वो बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस होकर दिया है। तो आप समझ जाइए कि अगर सिस्टम अप्लाई किया तो उसके बाद आपको फ्रूट्स जो मिलेंगे वो एकदम ऐसे मिलेंगे, अभी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने मनोज का एफआर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 80-20 बनाने के लिए आपको नोट्स बनाना, फेयर नोटबुक बनाना, स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे कि अब उसने 12 घंटे में रिवीजन कर लिया और अब आगे वो 8 घंटे में रिवीजन कर लेगी। तो आपको जो एग्जाम के लिए जितना सफिशिएंट टाइम चाहिए उतने सफिशिएंट टाइम में आपका रिवीजन आराम से हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा लाइव टेक्निक था जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके, कैसे सेल्फ टेस्ट देना है। जो टेस्ट में आप बहुत सारे पैसे खर्चा करते हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने मॉक टेस्ट होगा, उसका सजेस्टेड भी है, लेकिन उसको प्रॉपर एग्जाम की तरह दीजिए, 2 से 5 बैठ के, जिससे आपको फील आए कि हाँ एग्जाम दे के आए हैं। और उसके बाद उसका सेशन के साथ चेक करिए, अगर आपका आंसर पूरा राइट है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में। थ्योरी है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज मार्क्स ले सकते हो, अगर एक्यूरेट डेटा है तो 75-80% मार्क्स ले सकते हो, और अगर डेटा में थोड़ी कमी है तो 50% मार्क्स ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।